अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो ज़ात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार, हक़ाइक़ और एदाद शुमार के बगैर बजट पर तनकीद मज़ाक़ा खेज करार दे दी। कहा अगर मेरा सर भी कलम कर दिया जाए तो स्टेटस को का साथ नहीं दूंगा। एक एमएनए असेंबली में मिन्नतें और पीछे साजिशें करते हैं। पीपल्स पार्टी के 7 एमएनएज ने एनआरओ मांगने का बड़ा दावा भी कर दिया। अगर मैं सर पे यहाँ पे ये गोली भी रखते ना और के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। मेरा सर काट दे, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब मुझसे 7 इनके लोगों ने एनआरओ मांगे और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। स्पीकर साहब इनके पट्टी के तर्जुमान बाहर जाके यहां पे मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मेरे उस 7 बंदों ने एनआरओ मांगा को एक और रंग देती है, लेकिन मेरे पास खुद यहाँ पे आके मैं फ्लोर ऑफ हाउस ऊपर अल्लाह के नाम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास आके खुद उस बंदे का नाम लिया। यहाँ पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करें। स्पीकर साहब मैं अब एक्सपोज करूंगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने पूरा सिस्टम ही एनडीएमए के सुपुर्द करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली के फ्लोर पर इजहार ख्याल किया, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि आपने मुकाबला करना था भूख और भारतीय जारिहत का, लेकिन अपोजिशन का मुकाबला किया। हमने आपको नहीं गिराना, ना ही अदम एतमाद ला रहे हैं। हम अपनी बारी देकर आए हैं, लेकिन फिर वापस यहीं पर खड़े हैं। जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे में अब भी सोच लें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुझे खुद समझ में आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा आप इसलिए खुश हैं, मैंने इनके एक फर्द मिनिस्टर सुना हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत फहमी निकल दे। ऑप्शन तो आरोप होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात यह है, आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ना चाहते हुए ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं और बेहतर ये है कि अगर आपसे नहीं चलता तो बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूं, आप एनडीएमए के सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एनडीएमए के जो सरबराह है मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूं। जनरल अफसर बड़े मेहनती आदमी है, एफडब्ल्यू के डीजी थे, उन्होंने एफडब्ल्यू को बहुत उसके लिए काम किया। तो अगर बहरान पैदा आपने करना है और रिजॉल्व एनडीएमए ने करना है तो आप निजामी एनडीएमए के सपोर्ट कर दें। किया तो वही आपने, आप वैसे भी खुद सुपुर्दगी आलम में 60 साला रवायत ना बदल सकी, तैयारा हादसे का मलबा एक बार फिर कप्तान पर डाल दिया गया। वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने ये रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि पायलट और को पायलट फोकस नहीं थे, जहन में कोरोना सवार था। पायलट और कंट्रोलर कोरोना पर बातचीत कर रहे थे। कौमी असम्बली इजलास में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने PIA तैयारा हादसा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि ये अबूरी रिपोर्ट है। मुकम्मल रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी, जिसमें तमाम तर वजूहात, मुहर्रिकात और मुआवजे की तफसीलात शामिल होंगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा कि एयर कंट्रोलर ने 3 बार पायलट को ऊंचाई से मुतालिक आगाह किया, ताहम पायलट ने एयर कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। कोताही पायलट और एयर कंट्रोलर दोनों की तरफ से हुई। उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उससे मना किया कि आप ज्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आए। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूंगा। वजीर हवाबाजी का कहना था कि 29 घर इस हादसे में मुकम्मल तबाह हुए, जिनका अजाला भी किया जाएगा। मुतासरा अफराद को मुतबादल रिहाइश गाहें भी फराम की गई हैं। जो अफराद जाँ बहक हुए उनमें 19 अफराद को फीकस 10 लाख रुपए फराम किए गए हैं। गुलाम सरवर खान का कहना था कि बदकिस्मती से ये पहला वाकया नहीं है।
72 सालों में तैयारों के हादसात के 12 वाकयात हुए। इन 12 वाकयात की बरवक्त तहकीकात हुई, न रिपोर्ट सामने आई, जबकि जिम्मेदारों की तयन और सजा के बारे में भी कोई नहीं जान सका। आज तक अवाम और मरने वालों के लवाहिकीन में तशनगी जारी रही कि इन वाकयात की जिम्मेदार कौन थे। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। विफाकी वजीर गुलाम सरवर ने इंकशाफ किया 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। उनकी मौजूदगी मुसाफिरों की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने ऐवान में त्यारा हादसा रिपोर्ट पेश करते हुए इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 860 एक्टिव पायलट्स हैं। अफसोस की बात है कि 262 पायलट्स के लाइसेंसेज जाली निकले, जिनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिए। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना था कि आज तक किसी भी हादसे में ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, जिसमें PIA भी है, ब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। अदारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद कर डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई। वजीर हवाबाजी अपने खिताब में सिस्टम को कोसते रहे। इदारों की नाकामियों का रोना रोते हैं, लेकिन किसी एक भी सरबराह को ना ही जिम्मेदार करार दिया, ना ही उस पर इसकी जिम्मेदारी डाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन पायलट्स को किसने भर्ती किया? पता चलने पर PIA ने पायलट्स के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया? जाली पायलट्स को किसने बचा कर रखा हुआ है? मुसाफिरों की जिंदगियां क्यों खतरे में डाली जा रही हैं? क्या इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत नहीं? तैयारा हादसा रिपोर्ट, बिलावल भुट्टो का वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा। कराची तैयारा हादसे की आजादाना इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि तैयारा हादसे के मामले पर वजीर हवाबाजी को बर्खास्त होना होगा। उनका मजीद कहना था कि हादसे के शिकार अफराद को मूरद इल्जाम ठहराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हादसे के शिकार अफराद को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान कहते थे कि ट्रेन हादसा हो तो वजीर रेलवे को बर्खास्त किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान कहते थे कि तैयारा हादसा हो तो वजीर हवाबाजी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। कराची तैयारा हादसे का इल्जाम पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाला जा रहा है। PIA तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद अहम फैसले मुतवक्के हैं। 1/3 पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस की रोशनी में कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। ऐसे तमाम पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है जो मुबैना तौर पर जाली लाइसेंस पर तैयारे उड़ा रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐसे पायलट्स की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। जराये के मुताबिक ऐसे तमाम पायलट्स को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक फौरी तौर पर ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। जाली लाइसेंस वाले पायलट सेफ्टी के लिए खतरा है। मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स PIA के अलावा भी दीगर मुल्की एयरलाइनों में जहाज उड़ा रहे हैं। एयर मार्शल अरशद मलक ने लीगल और फ्लाइट ऑपरेशंस टीमों को तलब कर लिया। 262 पायलट्स के लाइसेंस मुबैना जाली बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक PIA के 400 पायलट्स में से 150 कप्तानों के पास मुबैना जाली लाइसेंस होने का इंकशाफ हुआ है। CAA के शोबा रेगुलेटरी के खिलाफ भी तहकीकात के हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवामी मफाद आमा के लिए किसी सूरत इस मामले को दबने नहीं देंगे। वजीर हवाबाजी का कहना था कि काबिल अफसरान की मदद से एक पैनल तश्कील दिया है जो इस बारे में अपनी तजावीज पेश करेगा, जिसकी रोशनी में मुस्तकबिल का लाए अमल तय किया जाएगा। जहाज का पायलट बनने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं? जहाज के पायलट की डिग्री कौन जारी करता है? इस तमाम मामले का जिम्मेदार कौन होता है? ये जानने के लिए देखते हैं असलम खोकर की ये रिपोर्ट। Pakistan 702, runway 24 left, clear takeoff, the surface wind 310 degrees at 10 knots. Clear takeoff 24 left, Pakistan 701. NX879 after the departing 747 line up runway 24 left.
हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट का 150 घंटे फ्लाई करना जरूरी होता है। मुख्तलिफ त्यारे उड़ाने के लिए 6 माह की तरबियत और 4 किस्म के लाइसेंस हासिल करने होते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहान पास करने के बाद मंजूर शुदा फ्लाइंग क्लब में अप्लाई किया जा सकता है। दाखिला मिलने के बाद 40 घंटे की कामयाब फ्लाइंग तरबियत लाजमी होती है। इसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया जाता है। इसके बाद ही उम्मीदवार सिविल एविएशन में पायलट की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। सिविल एविएशन में किसी भी पायलट को 14 मज़ामीन पास करने होते हैं, जिसमें एविएशन लॉ, एयरक्राफ्ट जनरल नॉलेज, पावर नॉलेज, फ्लाइट प्लानिंग, मास एंड बैलेंस के कोर्सेज शामिल होते हैं। 150 घंटे फ्लाइंग तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवार को कमर्शियल पायलट के लिए इम्तिहान पास करना होता है। CPL क्वालिफाई करने के बाद इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का मरहला आता है। किसी भी मुल्की या गैर मुल्की एयरलाइन नौकरी हासिल करने के लिए कमर्शियल पायलट को तहरीरी इम्तिहान के साथ 2 इंटरव्यूज और मेडिकल क्वालिफाई करना होता है। पायलट की भर्ती के लिए मेरिट को हर सूरत फौकियत दी जाती है। भर्ती के मराहल अबूर करने के बाद कामयाब उम्मीदवार को एयरलाइन की जरूरत के मुताबिक 6 माह की तरबियत से गुजरना होता है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को मजबूर कर दिया। शहरी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की हरधर्मी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और सख्त नारेबाजी की। शाहराए कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने रुकावटें खड़ी करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश भी की। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कराची में झुलसा देने वाली गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल बना दिया है। शहरियों ने शाहराए कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क को ब्लॉक किया तो पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद शहरियों को सड़क खोलने पर आमादा कर लिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि बिजली की तवील बंदिश से परेशान हो गए हैं, जबकि पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। 20 घंटे 18 घंटे ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं ना। पानी की इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सुबह फजर की नमाज के लिए लोग खड़े हैं और लाइट गायब है, भाई चली गई लाइट। मैं आप बताएं 28 मई से इन लोगों ने के इलेक्ट्रिक ने ना सिर्फ दिन में लोड शेडिंग की हुई है, बल्कि रात को 12 बजे के बाद लोड शेडिंग इतनी होती है कि सुबह तक लाइट नहीं होती। हम अपने बच्चों को घरों में कैसे रोकें, किस तरह SOPs पे अमल कराएं। वजीर आजम साहब आपसे मेरा सवाल है, खुदारा इनको हिदायत दें कि ये लोड शेडिंग हमारी खत्म करें। सिर्फ बिजली की तवील बंदिश ही नहीं कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर दूसरा जुल्म बिजली के जायद बिलिंग से किया हुआ है। बिल में कोई भी कमी नहीं हुई है। बिल 3,500 रुपए का था, अब 9,000 रुपए का बिल आया मेरे घर का। डबल बिल भेज रहे हैं, ओवर बिल भेजना चाहिए। एवरेज में बिल है, एवरेज में कौन सा बिल है? कोई एवरेज बिल। लोड शेडिंग आपके सामने ही है, 2.5 घंटे से बढ़ा के रात को भी 2 घंटे की लोड शेडिंग। यार बड़ी मुश्किलात है घरों में। बच्चे हम लोग तो बाहर गुजारा कर लेते हैं, घर में लेडीज है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, उनका तो एहसास करना चाहिए इन लोग को। बिलिंग इतनी ओवर कर रहे हैं कि 30,000 रुपये हमारा पिछले महीने का बिल भेजा है। लाइट होती ही नहीं है। पहले तो टाइम की लाइट थी, अभी तो बिल्कुल ही इन लोगों ने नाजायज शुरू कर दिया। रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे, रात को 4 बजे, कोई एक टाइमिंग नहीं है इन लोग की। शहर कायद के बासियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो के इलेक्ट्रिक को लगाम दें, उसे मनमानी करने के बजाय बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक करने का पाबंद किया जाए। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। शहरी इक्तदार में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से आज मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। शाम 7 बजे सील होने वाले सेक्टर्स में G6-1, 2, G7-2 और G10-4 शामिल हैं। शहरियों को अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए 36 घंटे दिए गए थे। गौरी टाउन के सेक्टर्स में सर्वेलेंस जारी है। इन इलाकों में चंद रोज में 40 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा इलाकों में चंद रोज के अंदर 25 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर के आज मजीद 8 इलाके बंद करने का प्लान तैयार हो गया। तमाम मखसूस इलाके आज रात 12 बजे से 30 जून तक मुकम्मल बंद किए जाएंगे। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि लाहौर की मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कुछ इलाकों में हालात बेहतर और कुछ में खराब होते जा रहे हैं। इजलाल हैदर की रिपोर्ट। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं वो इलाके बंद करने का फैसला किया गया है। तमाम इलाके आज रात 12 बजे से 30 जून तक मुकम्मल बंद रहेंगे। जिन इलाकों में ज्यादा बड़े हैं मरीज, उनमें हमने अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल सिटी, ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस
آپ دیکھیں نا، جب آپ ہم کیسز کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لاہور اور راولپنڈی میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پہ اثر پڑے گا، تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر SOPs پریکٹس ہو رہے ہوں تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے۔ یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ صوبے میں یومیہ 11,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے طبی سہولیات اور وینٹیلیٹرز میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں جگہ اور ادویات دونوں موجود ہیں۔ SOPs پر عمل کریں گے تو کورونا کیسز میں واضح کمی آئے گی۔ کیمرامین محمد زامن کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں اور اموات میں کمی ہونے لگی۔ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,88,926 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 60 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 3,755 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,892 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 69,536، سندھ میں 72,656، خیبر پختونخوا میں 23,388، بلوچستان میں 9,634، گلگت بلتستان میں 1,337، اسلام آباد میں 11,483، جبکہ آزاد کشمیر میں 892 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 11,50,141 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,380 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 77,754 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,337 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 60 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3,755 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,516، سندھ میں 1,124، خیبر پختونخوا میں 855، اسلام آباد میں 108، گلگت بلتستان میں 23، بلوچستان میں 106 اور آزاد کشمیر میں 23 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ معاشی مسائل سے دوچار ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سے مجموعی طور پر $1 ارب قرض کی رقم موصول ہو گئی۔ گزشتہ ماہ پاکستان کی عالمی ادائیگیاں بھی وصولیوں سے کم رہی ہیں۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔ معاشی مسائل سے دوچار ملکی معیشت کو عالمی مالیاتی اداروں کا سہارا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو عالمی اداروں کی جانب سے $1 ارب موصول ہو گئے۔ موصول ہونے والی رقم میں سے $50 کروڑ عالمی بینک نے فراہم کیے، جبکہ دیگر $50 کروڑ ایشیائی ترقیاتی بینک سے موصول ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب 77 کروڑ ہونے کا امکان ہے۔ 19 جون کو عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ صحت کے نظام کی بہتری اور کورونا کی عالمگیر وبا کے سماجی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو $1 ارب 50 کروڑ کی مالی معاونت کے معاہدے طے پائے تھے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مئی 2020 میں پاکستان کی عالمی وصولیاں ادائیگیوں کے مقابلے میں $1 کروڑ 30 لاکھ زائد رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ رواں کھاتوں کے ترازو میں عالمی وصولیوں کا پلڑا ادائیگیوں سے بھاری رہا، جبکہ مئی 2019 میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $1 ارب تھا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی تا مئی 2019 کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $12.5 ارب سے کم ہو کر $3.3 ارب تک محدود ہو گیا ہے۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر میں رواں ہفتے کے کاروباری تیسرے روز کے دوران ایک مرتبہ پھر سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ قیمت $2,000 کے اضافے کے بعد 1,05,100 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران سونے کی قیمت میں $6500 کا اضافہ ہوا ہے۔ رواں ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران صرافہ مارکیٹس لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، سکھر، حیدرآباد سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت میں $2,000 کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت $1,05,001 ہو گئی۔ دوسری طرف فی تولہ سونے کی طرف 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی $1,700 کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت صرافہ مارکیٹ میں $90,106 ہو گئی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اون شرازی سے۔ اون شرازی، بتائیے گا اس ملاقات میں مزید کیا بات ہوئی؟
एहतजाज बिल्कुल देखिए, गुज़िश्ता रोज जो वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा के माबैन तलख कलामी हुई थी, जिसकी वजह बना था फवाद चौधरी का इंटरव्यू, उसके बाद आज अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और उनके साथ जो है असद उमर भी मौजूद थे। असद उमर ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज जो वफाकी काबीना में एक सूरत हाल पैदा हुई और तंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ, उस हवाले से बातचीत की गई इस मुलाकात में। ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों सीनियर रहनुमाओं को ये हदायत की कि वो जो है पार्टी के मामलात को जो है वो उसी अंदाज में लेके चले जिस तरह वो पहले चाह रहे थे, और जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उनको अंदरूनी सतह पर हल किया जाए और मुत्तहिद होकर जो है वो एक उसी काज के लिए काम किया जाए, यानी तब्दीली के लिए काम किया जाए और पार्टी के मामलात को मीडिया की जीनत ना बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया ओम शिराजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पर मुबैना कब्जे से मुतल्लिक FIA रिपोर्ट पर समाअत हुई। अदालत ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मैकेनिज्म के बारे में वजारत समंदर पार को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त पर समाअत की। वजारत समंदर पार और पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली समाअत से पहले अदालत को बताया जाए कि समंदर पार पाकिस्तानियों की दादरसी के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर यहाँ कब्जे हो रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के वकील ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए 2001 में कंप्लेंट सेल बनाया गया, जो कि अभी भी काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ने मुतासरा खातून से राब्ता न करने पर वकील ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपका तो सारा मैकेनिज्म ही फ्रॉड है, जो सिस्टम है वो तो काम ही नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके पास सिर्फ इस्लामाबाद तक कितने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दरखास्तों की लिस्ट मौजूद है। अगर आपके पास मुतासरा लोगों की लिस्ट नहीं तो इसका मतलब है ओवरसीज फाउंडेशन काम नहीं कर रहा, जिस पर वकील ने कहा कि मुतासरा खातून ने हमें कोई दरखास्त नहीं दी। निजी सोसाइटी के वकील बोले कि मुतासरा खातून की दरखास्त पर नैब, FIA और ISI ने काम किया। दरखास्त गुजार खातून ने सारा माल लूट लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने इस केस को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिया हुआ है। ये सिर्फ इस खातून का नहीं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। ये केस पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के लिए टेस्ट केस है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत किसी के हकूक मुतासिर नहीं करेगी, मगर अदालत को जमीनी हकायक बताया जाए और आइंदा समाअत पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए क्या मैकेनिज्म है अदालत को आगाह करें। अदालत ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली तहलील हो गई, निगरान सेटअप फाल हो गया। साबिक DIG मीर अफजल खान ने बतौर निगरान वजीर आला अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल हुसैन ने मीर अफजल से हलफ लिया। मैं मीर अफजल खान बहैसियत निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग मुक़द्दर के नाम से हलफ उठाता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का 5 साला दौरे हुकूमत खत्म, निगरान सेटअप आ गया। सूबे के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक़्क़द तकरीब में निगरान वज़ीर आला साबिक DIG मीर अफजल से गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून ने हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान, स्पीकर हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद, साबिक वुज़रा और दिगर आला सियासी शख्सियात ने शिरकत की। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के साबिक अपोजिशन लीडर कैप्टन शफी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत ने निगरान हुकूमत के क़याम के सिलसिले में जमहूरी और कानूनी तरीक़ेकार की धज्जियां उड़ाई हैं। फैसले को मुस्तरद करते हैं। निगरान वज़ीर आला की तकरूरी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान, CM गिलगित बल्तिस्तान और मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स तीनों की मशावरत से अमल में लाई जानी थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। गवर्नेंस आर्डर 2009 के तहत गिलगित बल्तिस्तान को दिए जाने वाले सूबाई सेटअप के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 5 साल इक़्तिदार में रही। इस्लामाबाद में पीने के पानी के मसाइल के हल के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुतहरिक हो गई। मेयर की हिदायत पर डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में पानी का मसला काफी अरसे से चल रहा है और गर्मियों में ये मसला मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी और मसाइल पर 2-4 शहरियों की शिकायत सामने
सामने आई तो डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने पूना फकीरा में ट्यूबवेल का दौरा किया और पानी की बहाली के इक़दामात का जायजा लिया। डायरेक्टर वाटर सप्लाई और दीगर अमला भी उनके हमराह थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी का कहना था कि कोरोना का शिकार शहरियों को मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकते। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसके बायस कोरोना फैलने का खदशा बढ़ गया। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। से पहले जहां कारोबार ट्रांसपोर्ट बंद थी, बाद में हुकूमत ने SOPs के तहत कारोबार और ट्रांसपोर्ट खोल दी ताकि शहरियों का निजाम जिंदगी भी चले और इस वबा को फैलने से रोका जा सके। लेकिन SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। अड्डों और गाड़ियों में ड्राइवर्स और सवारियां मास्क बगैर नजर आते हैं, जिससे कोरोना फैलने का खतरा है। शहरियों का कहना था इस वबा का इलाज सिर्फ एहतियात है। जो बेहतियाती कर रहे हैं वो अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अमल करना चाहिए। मैं खुद टैक्सी चलाता हूँ, हमेशा पहन के रखता हूँ और हर बंदे को ये पहनना चाहिए। बीमारी है, गाड़ियों में उसी तरह लोग बैठते, कोई अमल नहीं कर रहा। बीमारी की जो है ना तो ये बढ़ रही है दिन ब दिन, और इस पे अमल लेना चाहिए। गवर्नमेंट को खास करके इस पे करना चाहिए। बाहर अगर घूमते हैं या ड्यूटी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो SOPs का ख्याल रखे, मास्क लगाया करे, मतलब अपना एहतियात किया करे, खुद भी बचे और दूसरे पाकिस्तानियों को भी बचाए। इंतजामिया की तरफ से SOPs तो जारी कर दिए गए, पर उन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया और शहरियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, तभी इस वबा से बचा जा सकता है। जो SOPs दिए गए हैं उन पर अमल दरामद करना हर शहरी का फर्ज है। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। महकमे ज़राअत ने कपास के काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वो हफ्ते में 2 बार फसल की पेस्ट स्काउटिंग जरूर करें। फसल को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडियों और कीड़ों के तदारुक के लिए मुआशी सतह के पहुंचने पर ही स्प्रे किया जाए। ज्यादा स्प्रे करने से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। वज़ीर ज़राअत और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद की हिदायत के मुताबिक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मुरत्तब करदा सिफारिशात कपास के काश्तकारों तक बर वक्त पहुँचाई जा रही हैं। मार्केटों में मयारी ज़रूरी मदाखिल की मुकर्रर करदा निरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। मिलावट और नाजायज मुनाफाखोरी के मकरू धंधे में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। काश्तकारों को मुख्तलिफ मराहिल पर कपास की बेहतर निगहदाश्त और मैनेजमेंट बारे तरबियती रहनुमाई भी फराहम की जा रही है। महकमा ज़राअत ने किसानों को सिफारिशात की हैं कि कपास की हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग जरूर की जाए और कपास की फसल पर हमला आवर कीड़ों और सुंडियों की मुआशी नुकसानदेह हद पर पहुंचने पर ही स्प्रे कराया जाए। अंधाधुंध स्प्रे करने से कपास को नुकसान पहुंच सकता है। स्प्रे मशीनरी, नोजल, फार की दुरुस्तगी और स्प्रे करने के तरीकों बारे तरबियत हासिल करने के लिए महकमे से रुजू किया जा सकता है। कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर कपास की फसल पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों और सुंडियों का हमला मुशाहदा में आ रहा है। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए काश्तकारों को मैदानी नुमा फूल तोड़कर जमीन में दबाने, फेरामून ट्रैप्स और PB रोप्स लगाने बारे भी रहनुमाई फराहम की जा रही है। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक वजीर और सेक्रेटरी ज़राअत की जानिब से कोरोना वायरस हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए फील्ड सरगर्मियों में तेजी लाने और किसानों को हर मुमकिन रहनुमाई फराहम करने की हिदायत जारी की गई हैं। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ए बिनते कश्मीर, हिम्मत की तस्वीर, तेरा बहता लहू आजादी की तहरीक। मकबूजा आबादी में हजारों खवातीन नीम बेवगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लातादाद अफराद आज भी भारतीय जेलों में न करदा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। लवाहिकीन ये तक नहीं जानते कि उनके प्यारे कभी वापस लौट कर आएंगे या नहीं। 1979 से आज तक बुज़दिल भारतीय फौज 95,992 कश्मीरियों की जान ले चुकी है। 7,144 अफराद को दौरान हिरासत शहीद कर दिया गया। 1,60,400 से ज्यादा कश्मीरी आज भी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं। किसी का बाप, किसी का बेटा और किसी का भाई न जाने कब से भारतीय जेल में कैद है। भारतीय फौज के हाथों 22,915 खवातीन के सुहाग उजाड़े जा चुके हैं। 22,000 खवातीन ऐसी हैं जिनके जीवन साथी नामालूम मुकाम पर भारतीय फौज की सोबतें झेलने पर मजबूर हैं। दोहरी अजियत से 2-4 कश्मीरी खवातीन नहीं जानती कि उनके शोहर मार दिए गए या जिंदा हैं। मेरे हस्बैंड इसको PSF की 137th बटालियन में उठाया था। बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। फिर
अपने लिए कमाना भी, फिर घर में आके घर का काम भी करना बहुत मुश्किल है, वो मैं बयान नहीं कर सकती कितनी मुश्किल हो गई। गुर्बत, बेबसी और सेहत की मखदूश सूरत हाल और ऊपर से मोहलिक वबाई हमले, तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद सुबह आज़ादी को देखने की उम्मीद इन मजलूम खवातीन को जुर्रत और हौसला अता करती है। भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक गस्ब कर रखे हैं। आए दिन भारतीय एहलकारों के हाथों कश्मीरी खवातीन की इस्मत दरी के वाक़यात मामूल बने हुए हैं। काबिज इंतजामिया के मुजालिम आखिरी हदों को छू रहे हैं। हकूक निस्वा के अलंबरदार ममालिक ना जाने क्यों कश्मीरी खवातीन के हकूक की बदतरीन पामाली पर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब जानिए मौसम का हाल। शदीद गर्मी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने कश्मीर, लद्दाख और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शेखुपुरा, झंग, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हुई। पिंडी, भटिया, वजीराबाद, डस्का शहर, जलालपुर, भटिया और गिरदो नवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो मौसम खुशगवार हुआ। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई करते हुए कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पोटोहार, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक और आंधी के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 1-2 रोज तक मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। जम्मू में दर्जा हरारत 38, श्रीनगर 31 और लद्दाख में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज के दौरान दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड के बाद बांग्लादेश का दौरा श्रीलंका भी मुलतवी कर दिया गया और इस हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन ऑफिशियल्स को इत्तला कर दी है। बांग्लादेश टीम ने जुलाई और अगस्त में 3 टेस्ट मैचेस खेलना थे जिन्हें अब मुलतवी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, तज्जियाकार इमरान उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, न्यूजीलैंड के बाद अब बांग्लादेश का दौरा श्रीलंका भी मुलतवी हो गया, यकीनी तौर पर कोरोना वबा के बायस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जगह कोरोना चैंपियनशिप का राज रहेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है अगले माह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी मुलतवी कर देगी। हालांकि अभी तक ये बात एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि अगले माह वर्ल्ड T20 भी जो कि इस साल शेड्यूल है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि अगले साल जून में लॉर्ड्स में शेड्यूल है, ये दोनों मुलतवी हो जाएंगे। आज ये 5वीं सीरीज मुलतवी हुई है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कि उसने श्रीलंका का दौरा करने से इनकार किया है, जहां कोविड-19 के हालात बहुत बेहतर हैं। बांग्लादेश के मुकाबले में श्रीलंका में हालात बेहतर हैं, वहां क्रिकेट मुमकिन थी और वो लोग इंतजार भी कर रहे थे, तो बांग्लादेश ने उसके बावजूद दौरे से इनकार किया है, जिस दौरा होने में अभी 2 महीने बाकी थे। इससे कबल जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, कल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो है श्रीलंका के दौरे से इनकार किया है। इसी तरह अब तक श्रीलंका की टीम अपनी 3 सीरीजों से, जबकि बांग्लादेश की टीम अपनी 5 सीरीजों से जो है ना महरूम हो चुकी है और ये सारा कुछ जो महरूमी है जुलाई अगस्त तक जा रही है, जिसका मतलब ये है कि जुलाई अगस्त के बाद जो बाकी सीरीज हैं अगर उस पर अमल दरामद मुमकिन होगा तो ये जो मुलतवी होने वाली सीरीजें हैं इनकी विंडो नहीं मिलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में। तो ये इस खबर के साथ मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल जो कि 2019 से 2021 में मुकम्मल होना था वो मुलतवी होने जा रहा है, तकरीबन खत्म होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का दूसरी लेबोरेटरी से करवाया गया कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने टेस्ट की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी करते हुए बताया कि उन्होंने दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया था जिसका नतीजा मनफी है। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर ऑलराउंडर ने बताया कि पीसीबी का करवाया गया टेस्ट मुस्बत आने पर उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए कल दूसरा टेस्ट करवाया जो मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने ये इत्तला भी दी कि कोरोना की तशखीस के बाद उन्होंने अपनी फैमिली का भी कोरोना टेस्ट करवाया जिसका नतीजा मनफी है। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में मदाहों को अपनी सेहत के हवाले से आगाह किया जिसमें उन्होंने कहा
کہ ان میں کورونا کی کوئی علامات نہیں. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں. گزشتہ روز پاکستانی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کروائے گئے ٹیسٹ میں محمد حفیظ سمیت 7 کھلاڑیوں میں عالمی وبا کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، لیکن محمد حفیظ نے ان ٹیسٹ کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنے کورونا میں مبتلا نہ ہونے کی ٹیسٹ رپورٹ شیئر کر دی. قومی کرکٹر محمد حفیظ کے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے کے بعد دیگر کرکٹرز نے بھی پرائیویٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی کرکٹرز کے ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے کرنے پر مشاورت جاری ہے. قومی ٹیم کے ممکنہ اسکواڈ کے کورونا ٹیسٹ کا معاملہ پھر الجھ گیا. کورونا کے ابتدائی ٹیسٹ میں مثبت آنے والے کھلاڑی بھی محمد حفیظ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں. ذرائع کے مطابق حارث رؤوف، شاداب خان اور حیدر علی نے بھی پرائیویٹ لیب سے رجوع کر لیا. ان تینوں کرکٹرز کے ٹیسٹ 21 جون کو پنڈی میں ہوئے تھے، جن کا رزلٹ پازیٹیو تھا. تینوں کھلاڑیوں میں کووڈ-19 کی علامات تو نہیں، لیکن SOPs کے تحت تینوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے. حارث رؤوف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی طبیعت مستحکم ہے. اسپنر شاداب خان نے کہا کہ ان کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. تمام افراد کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں. ٹیسٹ کپتان اظہر علی نے کورونا وائرس کا شکار کھلاڑیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. حسن علی کا کہنا ہے کہ اپنے دوست شاداب خان سے بات کی ہے، وہ ٹھیک ہیں. سب کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل ہے. ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا شمار دنیائے فٹ بال کے اول درجے کے کھلاڑیوں میں کیا جاتا ہے، جو فٹ بال کی دنیا کے کئی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں. لیونل میسی نے فٹ بال کے کھیل کو ایک نئی جہت سے متعارف کروایا، جس کے نتیجے میں فٹ بال محض ایک کھیل ہی نہیں رہا بلکہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا آج ان کے خوبصورت کھیل کی دیوانی ہے. نقصان پہنچانے والی ٹڈی دل اب فصلوں کے کام آئے گی. وفاقی حکومت نے ٹڈی دل سے کھاد بنانے کا منصوبہ بنا لیا. کامران چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت نے ٹڈی دل سے جو ہے وہ کھاد بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس حوالے سے جو منظوری ہے وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور چند ہی روز میں جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی وفاقی حکومت کی جانب سے منظوری بھی دے دی جائے گی. منصوبے کے تحت ٹڈی دل کو جو ہے وہ بایو کمپوسٹ کھاد میں تبدیل کیا جائے گا. کھاد بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ منظوری کے پہلے مرحلے میں ہے. مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، کھاد بنے گی اور ٹڈی دل پر کنٹرول ہو سکے گا. وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کا ایسا کہنا ہے. ٹڈیوں سے بنی کھاد میں جو ہے وہ وزارت فوڈ نیشنل سیکورٹی کے مطابق 9% نائٹروجن اور 7% فاسفورس ہے. ٹڈی دل سے اعلیٰ نامیاتی کھاد بنے گی، زرعی شعبے میں استعمال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کی جمع کی ہوئی ٹڈیوں کو بایو کمپوسٹ میں تبدیل کیا جائے گا. وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کا یہ پلان ہے. ٹڈیوں سے بنی کھاد جو ہے وہ اعلیٰ نامیاتی کھاد کے طور پر استعمال کی جائے گی. اس کے لیے جو ہے وہ 1 لاکھ ٹن ٹڈیوں میں سے 70,000 ٹن جو ہے وہ اس سے کھاد تیار کی جائے گی، جبکہ پروجیکٹ کے تحت فی خاندان اوسطاً 6,000 روپے جو ہے وہ ماہانہ بھی کما سکتا ہے. صحیح، شکریہ کامران چودھری. خبریں شامل کریں گے دنیا بھر سے. امریکہ کے جدید ترین F-35A جنگی طیارے سے ایٹم بم فرضی طور پر گرانے کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں. F-35A لفٹنگ 2 اسٹیلتھ طیارے نے مشق کے دوران تھرمو نیوکلیئر گریویٹی بم گرایا. یہ پرواز کیلیفورنیا کے ایڈورڈز ایئر فورس بیس کے اوپر سے کی گئی. اس 50 کلو ٹن وزنی بم کو جہاز کے اندرونی حصے میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کی اسٹیلتھ صلاحیت بھی پوری طرح برقرار رہے. اگلے مرحلے میں یہ مختلف وزن کے ایٹم بم گرانے کا تجربہ کرے گا. دنیا پر تنہا حکمرانی کا امریکی خواب چین نے چکنا چور کر دیا. امریکی GPS کے مقابلے میں چین نے بھی جیو لوکیشن نیٹ ورک سیٹلائٹ لانچ کر دیا.
چین نے جیو لوکیشن نیٹ ورک پیڈو کا آخری سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ لانگ مارچ 3 نامی راکٹ کو شمال مغربی صوبے سچوان سے لانچ کیا گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد یہ سیٹلائٹ اپنے مدار میں پہنچ گیا، جہاں اس کے شمسی پینل کھلے تاکہ اسے توانائی مل سکے۔ چین نے بیڈو نامی جیو لوکیشن سسٹم مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کیا۔ چائنا اسپیس ایجنسی کے مطابق سیٹلائٹ کو 1 ہفتہ قبل لانچ کیا جانا تھا، لیکن تکنیکی مسائل کے باعث تاخیر سے لانچ کیا گیا۔ چین نے مجموعی طور پر بیڈو سسٹم سے منسلک 55 سیٹلائٹ لانچ کر کے اس نظام کو مکمل بنایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اربوں ڈالر کی جیو لوکیشن سروس میں ایک بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ بیڈو نظام امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، روس کے گلونس اور یورپ کے گلیلیو کا مقابلہ کرے گا۔ امریکی صدر کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کی انکشافات سے بھری کتاب شائع ہو گئی۔ جان بولٹن نے انکشاف کیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان سے امریکہ انخلا نہیں کر پا رہا، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، امریکہ ہر چیز ہار چکا، یہ مکمل ناکامی اور شرمناک ہے۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کی تہلکہ خیز کتاب منظر عام پر آ گئی۔ جان بولٹن نے انکشاف کیا کہ صدر ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا تھا داعش سے روس کو نمٹنے دیں۔ امریکہ 7000 میل دور ہے، اس کے باوجود داعش کا ہدف ہے۔ شام میں بھی روس اور ایران ہی کو داعش سے نمٹنا چاہیے۔ پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی، لیکن دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں سونے سے پرتعیش ہوٹل ہی تعمیر کر لیا گیا۔ روس میں کرونا وائرس کے سائے میں دوسری عالمی جنگ کی فتح کی یاد میں پریڈ ہوئی۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔